Hello everyone. So in our last lecture, we had discussed in the genetic disorders, in that Mendelian disorders, and in the Mendelian disorders, we had considered one very first disease which was color blindness. Okay. Now the second disease is hemophilia. Okay. So now what is hemophilia? So first of all, it is a sex-linked recessive disease. Okay, so mainly here female needs to be having both recessive allele for this kind of disease, while in case of male they need only one defective allele to cause this disease. Okay, so let's discuss, then you will get more idea. So now in this hemophilia, it shows transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny. ठीक है. सो नाउ अब ये पहले तो ये डिसीज है वो क्या है, फिर हम उसके जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे. सो वेरी फर्स्ट, दिस डिसीज इज अ सिंगल प्रोटीन डिफेक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. सो जैसे कि ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत सारी कैस्केड प्रोसेस होती है पूरी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक दैट. सो नाउ वन ऑफ द प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज डिफेक्टेड. सो ड्यू टू दैट द ब्लड क्लोटिंग विल नॉट टेक प्लेस. So due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लड क्लोटिंग जो नॉर्मली होना चाहिए हमारे बॉडी में, वो अगर ये डिसीज है, इट मीन्स ये डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है, देन नहीं होगा. सो ड्यू टू दैट क्या होगा, अगर माइनर कट भी हो जाए कहीं पे बॉडी पे, तो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूस चालू ही रहती है, वो स्टॉप नहीं होती. जबकि आपको पता है कि हमें कभी भी थोड़ा बहुत लग जाता है तो ऑटोमेटिक फिर ब्लड क्लॉट भी हो जाता है और ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है ना. बट हियर इन दिस केस ऑफ हीमोफीलिया इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज द प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग में some may affected and due to the defective genes, right? So the heterozygous female which is a carrier for hemophilia may transmit the disease to sons. तो जैसे कि ये X क्रोमोसोम से ये डिसीज है वो फैलता है, तो अगर मदर है वो कैरियर है, उसका मतलब क्या कि मदर में एक X क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, दूसरा X क्रोमोसोम है वो क्या है, अफेक्टेड है. ठीक है. तो अगर ऐसी कोई फीमेल है, इट मीन्स मान लो कोई मदर है जो कि कैरियर है, यानी उन मदर को खुद को डिसीज नहीं है क्योंकि उनका एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है. तो अब दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो कि अफेक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके सन को, यानी सन चाइल्ड जो भी उनका अगर होगा, तो उनको भी ये डिसीज होने की 50% पॉसिबिलिटीज है. वाई? क्योंकि अगर सन है तो सन में वाई क्रोमोसोम तो फादर से ही आएगा. इसका मतलब सन में जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो 110% किस में से आ रहा है, मदर में से ही आ रहा है. तो मदर के पास अभी एक एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव है, दूसरा एक है वो नॉर्मल है. तो अगर नॉर्मल आता है यानी 50% चांसेस है कि सन को कोई भी डिसीज ना हो. बट मान लो डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आ गया सन में, ठीक है, उसके भी 50% चांसेस है. देन क्या हो जाएगा, उस सन को ये डिसीज हो जाएगा. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फीमेल में 2 डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम चाहिए ये डिसीज करने के लिए, जबकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम काफी है डिसीज कोज करने के लिए, राइट. तो ये इधर ऐसा ही हो रहा है, सन में एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम आ गया मदर में से, देन उस सन को डिसीज हो जाएगा, जबकि उसकी मदर थी वो सिर्फ कैरियर थी, उनको खुद को कोई डिसीज नहीं था, राइट. सो नाउ होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस कि कैसे इनहेरिट होते हैं. ठीक है. सो मोस्टली सेक्स लिंक डिसीज होते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम पे जिसके डिसीज के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है ज्यादातर कि फीमेल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैरियर ही होती है, क्योंकि दोनों एक्स डिफेक्टिव नहीं होते, एक तो नॉर्मल रहता है. जबकि मेल है, जो कि हमने देखा था कलर ब्लाइंडनेस में भी, कि जबकि मेल है उनको एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है उनके पास, और वो भी अगर मान लो डिफेक्टिव हो गया, देन they will get that disease, right? So here also this concept is same. Now the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because
mother of a such a female has to be at least carrier and the father should be a hemophilic. And that kind of female जिनको अगर ये हीमोफीलिया है, they are unviable in the later stage of life. तो मोस्टली ये रेयर होता है कि किसी फीमेल को ये डिसीज हो. क्यों? क्योंकि एक तो पहले तो दोनों ही डिफेक्टिव होने चाहिए, है ना, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम उसमें डिफेक्टिव आने चाहिए. और ये दोनों कब आएंगे? जबकि उनके फादर है वो हीमोफिलिक हो और मदर है वो कैरियर हो. ठीक है, अगर ऐसे दोनों पेरेंट है देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल कि फीमेल चाइल्ड में ये डिसीज हो. ठीक है. और दूसरी बात ये कि अगर हीमोफिलिक कोई भी लेडी है या कोई भी फीमेल है जैसे कि, तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते हैं. देयर लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, राइट. तो ऐसी जो भी लड़कियां होंगी, सपोज बाई चांस मान लो किसी को हो भी गया, तो वो ज्यादा साल तक जिंदा नहीं रहते. इट मीन्स कि उनकी फिर आगे की लाइफ में जाके मैरिज हो एंड देन फर्दर ऑफस्प्रिंग्स हो, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है. तो ऐसी हीमोफिलिक फीमेल होना पॉसिबल ही नहीं है. और जबकि हीमोफिलिक मदर नहीं हो या तो फिर कैरियर और फादर हीमोफिलिक, तब तक उनकी गर्ल चाइल्ड है वो ऐसी नहीं आती है. सो दैट इज वाई दिस रेशियो इज वेरी वेरी रेयर कि हीमोफिलिक फीमेल है वो देखने को मिले. ठीक है. सो हियर दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ आगे देखते हैं. सो द फैमिली पेडिग्री, ये एक एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है. द फैमिली पेडिग्री ऑफ अ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. तो ये एक एमसीक्यू के लिए है कि जैसे कि ये फेमस है क्वीन विक्टोरिया, उनकी पूरी फैमिली में ये हिस्ट्री थी उनकी पेडिग्री में, यानी उनके एंसेस्टर्स, क्योंकि इनको था क्वीन विक्टोरिया को, सो उनकी फर्दर बहुत सारी जनरेशन है उनमें भी किसी ना किसी में ये हीमोफीलिया है वो देखने को मिला. क्यों? क्योंकि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी वो खुद कैरियर थी, राइट. सो जैसे कि हम मान सकते हैं कि मदर कैरियर है देन सन में तो चांसेस है ही 50%. बट अगर आगे जाके फिर उनके सन्स वगैरह भी हैं, उनके पार्टनर्स है, अगर उनको भी कुछ ये हीमोफीलिया के आइदर कैरियर है या तो फिर डिसीज है, देन देयर माइट बी वेरी सीवियर चांसेस कि उनकी फर्दर जनरेशन है उनको भी हीमोफीलिया हो. एज इट इज अ इनहेरिटेड डिसीज, तो ये कंटिन्यूअस आगे नेक्स्ट जनरेशन में आता है. ओके. सो दिस इज about your textbooks points. Now we'll discuss some few more points about the hemophilia which are extra for your competitive exam. ठीक है. So hemophilia is also called bleeder's disease. Why? तो जैसे कि हमने अभी पता किया कि हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होता है क्योंकि जो ब्लड को क्लॉट करने वाले प्रोटीन से उनमें किसी ना किसी में कुछ खामियां आ जाती है. ठीक है, म्यूटेशंस हो जाता है जीन्स में. दैट इज व्हाई दे विल नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली. Okay, and the first discovered by John Otto in 1803. Now, the gene of hemophilia is recessive. So, on the basis of X-linked, following type of genotypes are formed. क्या क्या हो सकते हैं? So, पहली possibilities है X hemophilic, it means एक X है वो defected, दूसरा X है वो normal. तो अगर ऐसा कुछ है, then that female would be a carrier. है ना, क्योंकि एक नॉर्मल एक्स है, दूसरा एक है वो डिफेक्टिव है, तो वो कैरियर कहलाएंगी क्योंकि उनको खुद को डिसीज नहीं होगा, बट ये पास ऑन कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन में. दूसरा है दोनों एक्स है वो हीमोफिलिक है यानी डिफेक्टेड है, देन दैट फीमेल वुड बी अ अफेक्टेड वन, उनको डिसीज होगा. नेक्स्ट है एक्स वाई, यानी अगर मेल है और एक एक्स है वो भी डिफेक्टिव है, देन दैट मेल वुड बी अ अफेक्टेड मेल, क्योंकि इनमें दूसरा एक्स नॉर्मल होने का चांसेस नहीं है. तो या तो मेल से वो सीधे ही उनको या तो डिसीज होगा या डिसीज नहीं होगा, उसमें इन बिटवीन कैरियर का कोई चांस है ही नहीं. या तो उनको डिसीज हो जाएगा या उनको बिल्कुल भी डिसीज नहीं होगा. ठीक है, जबकि फीमेल में दो प्रोबेबिलिटीज है, आइदर दे वुड बी अफेक्टेड वन और अ कैरियर वन. ठीक है. अब हीमोफीलिया के 3 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर नंबर बाय विच दे got the mutation on the gene. ठीक है. तो पहला है हीमोफीलिया A, B and C. हीमोफीलिया A है वो किसके बेसिस पे? सो ड्यू टू द लैक ऑफ द फैक्टर 7 जिसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन AHG. तो हियर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में कुछ डिफेक्ट आ जाने की वजह से और ये फैक्टर में डिफेक्ट आ जाने की वजह से
वो फैक्टर है जो बनाने वाला जीन है वो डिफेक्टेड हो जाता है। इट मीन्स ये फैक्टर नहीं बनेगा और ये फैक्टर नहीं बनेगा तो क्लोटिंग नहीं होगा। ठीक है, देन हीमोफीलिया बी और क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। एंड दैट फैक्टर इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है। जिसका अगर म्यूटेशन है देन उसको बोलते हैं हीमोफीलिया बी। एंड द थर्ड वन हीमोफीलिया सी, जो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ड्यू टू द लैक ऑफ फैक्टर 11, जिसको बोलते हैं, नाम याद रखना है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ओके, सो दिस एंटीसीडेंट फैक्टर है वो क्या है, कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑटोसोम्स में। ये सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होता है, एक्स में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उनमें मान लो डिफेक्ट आ गई तो ये फैक्टर नहीं बनेगा, उस जीन में डिफेक्ट आ गई तो, और ड्यू टू दिस लैक ऑफ एक्टिविटी ये जीन है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर नहीं बनेगा। और फैक्टर नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो भी पूरी कैस्केड प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग की वो है वहां पे स्टॉप हो जाएगी। राइट, सो दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया सी। तो एबीसी में आपको फैक्टर के नंबर और फैक्टर के नाम बस यही याद रखना है एमसीक्यू के लिए एक्स्ट्रा में। एंड दिस जीनोटिपिक रेशियो, कि अगर ऐसा कुछ रेशियो है देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वन वो क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड है, कैरियर है, क्या है, या नॉर्मल है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। देन अनदर नेम ऑफ द हीमोफीलिया एंड द साइंटिस्ट नेम हु डिस्कवर्ड इट। क्लियर, सो दिस आर सम एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट्स। ओके, नाउ दिस हीमोफीलिया इज हियर ओवर। Next, we are going to discuss sickle cell anemia. So, as we already discussed this disease in your lecture number 8 of the chapter 5. 8 lecture में हमने already डिटेल में डिस्कस किया। Here, short glimpse दे देती हूँ आपको कि ये क्या था। So, this disease was controlled by the hemoglobin A and hemoglobin S gene. 2 जीन से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, जिसमें भी ये HbS अगर दोनों प्रेजेंट हैं देन डिसीज है वो होगा। एक HbS प्रेजेंट है और एक दूसरा HbA है देन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वुड बी अ कैरियर, बट उनको खुद को डिसीज नहीं होगा। ठीक है, सो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस यानी सेम एलील हो, फॉर HbS यानी HbS, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई HbS जीन की। ओनली दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें ये HbS जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी दोनों सेम है, शोज द डिसीज फिनोटाइप। ठीक है, तो यानी अगर मान लो HbA एंड HbS ऐसा कुछ जीनोटाइप है देन अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर। अगर दोनों HbS प्रेजेंट है देन डिसीज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इफेक्ट होती है। नाउ दैट इन डिटेलिंग ऑफ दिस डिसीज यू कैन सी फ्रॉम द लेक्चर 8। ओके, तो ये चैप्टर 5 का जो लेक्चर 8 था वो आप वापस से रिफर कर सकते हो अगर याद नहीं है तो, वहां पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। सेम नेक्स्ट डिसीज है 4th फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो वो भी हमने इसके साथ ही सिकल सेल के बाद ही ये फिनाइलकीटोन्यूरिया भी डिस्कस किया था उसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। उसमें भी क्या होता है, the affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into a tyrosine। तो जबकि एंजाइम होता है जो कि ज्यादा फिनाइल एलेनिन है उनको कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, बट ये जो कन्वर्जन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एंजाइम बनाने वाला जीन है वो इसमें डिफेक्टेड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये एंजाइम नहीं बनेगा, और एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलेनिन है वो ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो ये उस हिसाब से कुछ डिसीज था। अगेन ये यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर नंबर 8, सो यू कैन वॉच इट ओवर। राइट, तो ये बात की हमने 4 डिसीज की जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं। उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए कि कौन से हमने एडिशनल पढ़े हैं, ताकि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको आइडिया आए कि कितना लिखना है उसमें और कितना सिर्फ एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, नाउ नेक्स्ट डिसीज है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट डिसीज इज अल्केप्टोन्यूरिया।
अब ये डिसीज है वो एक्स्ट्रा है जो कि आपको एमसीक्यू रिलेटेड प्रिपेयर करना है। इसकी थ्योरी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। ओके, बट ये पूछा जाता है मोस्टली फिनाइल कीटोन्यूरिया के साथ। अल्केप्टोन्यूरिया के भी आप रेफरेंस बुक देखोगे तो उसमें एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, सो लेट्स सी। इट इज अ रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द accumulation of होमोजेंटिसिक एसिड इन द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, होमोजेंटिसिक एसिड है उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे बॉडी में। और ऐसा क्यों होता है? सो बिकॉज द डिफेक्ट इन द HGD जीन causes अल्केप्टोन्यूरिया, यानी HGD जीन है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाती है, उसकी वजह से ये होमोजेंटिसिक एसिड है उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे बॉडी में। जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में था कि फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है उसको कन्वर्ट करने वाला टायरोसिन में जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव हो जाता है। हियर भी इधर भी सेम है कि ऐसा जीन है वो डिफेक्टिव हो जाता है जो कि कन्वर्जन करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा होमोजेंटिसिक एसिड को, तो वो नहीं कर पा रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, होमोजेंटिसिक एसिड है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। सो इन दिस बॉडी अनेबल टू properly break down certain amino acid जैसे कि टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन। So as a result homogentic acid builds up in the skin and other body tissues। तो इस जीन की डिफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन प्रोसेस है कुछ अमाइनो एसिड की वो बंद हो जाती है, जैसे कि टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन। ये सारे अमाइनो एसिड को जो भी ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स है वो नहीं काम कर पा रहे, वो नहीं बन रहे क्योंकि उसका जीन है वो डिफेक्टेड है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी में होमोजेंटिसिक एसिड है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ दिस एसिड लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरिन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्केप्टोन्यूरिया को आइडेंटिफाई करने का, ये सिग्निफिकेंट सिम्टम है उसका हम कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे आगे कि क्या होता है। इट causes urine to turn black when exposed to air। तो पहले तो अभी ये बॉडी में ज्यादा होमोजेंटिसिक एसिड है वो अक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो बॉडी के बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। नेचुरली प्रोसेस होती है कि एक्सेस अमाउंट है तो उसको बॉडी के बाहर निकालने की नेचुरल प्रोसेस है वो हमारा बॉडी करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ यूरिन ये उसमें डिजोल्व होकर वाटर में यूरिन के थ्रू होमोजेंटिसिक एसिड जो कि एक्स्ट्रा है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होगा। अब जब ये एयर से कांटेक्ट में आएगा यूरिन है वो, तब केमिकल रिएक्शन हो, क्योंकि ये एसिड है और एयर में आपको पता है बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर यूरिन में ज्यादा होमोजेंटिसिक एसिड है देन थोड़े ही टाइम में यूरिन का जो कि नॉर्मल कलर होता है पेल येलो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में। सो विच इज अ सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, तो यूरिन का कलर चेंज हो जाना वो सिग्निफाई करता है इस डिसीज को। तो ये बहुत ही कैरेक्टराइज्ड सिम्टम है जो कि आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। हियर ड्यू टू HGD gene defect the enzyme called homogentic dioxygenase cannot produce and it causes defect in spine and large joints। क्योंकि ये एसिड है वो वहां पे अक्यूमुलेट होता है, सो जॉइंट स्पाइन इन सब में पेन होता है क्योंकि वहां पे ये अक्यूमुलेट होता है। ठीक है, और इस एसिड को बाहर निकालने के लिए यूरिन की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को नेचुरली, और ये यूरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा उसका कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस अल्केप्टोन्यूरिया occurs due to the defect of HGD जीन। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, कौन सा जीन, कौन सा एंजाइम नहीं बनता है, कौन सा एसिड है वो अक्यूमुलेट होता है अल्केप्टोन्यूरिया में, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है इस डिसीज को आइडेंटिफाई करने का। और ऐसा आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन विच डिसीज द यूरिन टर्न्स इनटू द ब्लैक व्हाइल एक्सपोज्ड टू द एयर। सो यू नीड टू नो कि अल्केप्टोन्यूरिया में ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सिक्स्थ डिसीज इज थैलेसेमिया। ओके, सो here
वी आर डिस्कसिंग एवरी डिसीज ऑफ जेनेटिक डिसीज। ये सारे इनहेरिटेड डिसीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक का ही हम चैप्टर पढ़ रहे थे, 5th and 6th बोथ आर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। तो ये सारे डिसीज है वो जेनेटिक है, सो कहीं ना कहीं से ये इनहेरिटेड तो है ही है, ठीक है, कोई भी डिसीज चाहे हो। तो थैलेसेमिया है वो, इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिसीज। ऑटोसोमल है, ठीक है, यानी इसके जो जीन्स है वो डिफेक्टेड जीन्स है वो ऑटोसोम्स पे पाए जाते हैं, वो सेक्स लिंक नहीं है, यानी एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होते हैं, ऑटोसोम्स पे कहीं होते हैं। एंड रेसेसिव ब्लड डिसीजेस, अगेन रेसेसिव है, इसका मतलब क्या, डिसीज होने के लिए दोनों एलील है वो डिफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, एक अगर डिफेक्टिव है देन डिसीज नहीं होगा। और ये ऑटोसोमल है, तो देखो इधर दोनों में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में दोनों एलील है वो खराब चाहिए, डिफेक्टेड चाहिए, तभी ये डिसीज होगा। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव होता तो क्या होता कि फीमेल है वो मोस्टली कैरियर होती, क्योंकि उसके पास सेक्स लिंक यानी एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, ठीक है। मेल है वो सीधे अफेक्टेड हो जाते, एक भी डिफेक्टेड आ जाए तो, रेसेसिव में भी। बट हियर रेसेसिव है बट ऑटोसोमल है, इसका मतलब मेल एंड फीमेल जिनमें दोनों में ऑटोसोम्स तो सेम ही नंबर में होते हैं, दो ही होते हैं, तो एक रेसेसिव एलील से कुछ नहीं होगा, दोनों डिफेक्टेड रेसेसिव एलील अगर आए तभी जाके ये डिसीज होता है, आइदर मेल और फीमेल। तो देखते हैं ये कैसे होता है थैलेसेमिया। सो द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन्स which is responsible for the synthesis of one of the globin chains, alpha or beta that make up the hemoglobin। तो किसकी वजह से होता है, अल्फा या तो बीटा चेन जो होती है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, उनमें से किसी एक चेन का जो जीन है वो अगर डिफेक्टेड हो जाए देन क्या होगा, म्यूटेशन अगर उसमें हो जाए तो या तो अल्फा चेन नहीं बनेगी या तो बीटा चेन नहीं बनेगी, और अल्टीमेटली एक भी चेन अगर मिसिंग है या डिफेक्टिव है देन क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है ब्लड के लिए, है ना, क्योंकि एज सच ब्लड का कोई फंक्शन नहीं होता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन होता है वो ये गैशियस मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन और CO2, उसके साथ बाइंड होता है। तो मान लो ये हीमोग्लोबिन ही नहीं है देन इसका मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि अकेला ब्लड RBC है, रेड ब्लड सेल, वो काम नहीं कर पाता है, उसको हीमोग्लोबिन चाहिए टू फंक्शन, ओके। सो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनेगा। This cause the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into an anemia। तो थैलेसेमिया में पेशेंट को पहले एनीमिया हो जाता है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, यानी ब्लड सेल से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। नाउ थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। सो अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया, और इन दोनों का जेनेटिक मेकअप क्या है। सो अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 and HbA2 which are present on the chromosome number 16 of each parent, ठीक है। तो अल्फा थैलेसेमिया यानी अल्फा चेन में खामी कब आएगी, जब ये दोनों जीन है वो कुछ ना कुछ उसमें म्यूटेशन होगा, HbA1 एंड HbA2 में, और ये जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 में। एज आई टोल्ड यू कि ऑटोसोमल डिसीज है, यानी ये जीन्स है वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम पे नहीं, बट कहीं ना कहीं 1 to 22 नंबर के जो भी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें प्रेजेंट है। तो आपको ये MCQ के लिए याद रखना है, और ये थैलेसेमिया है वो आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, तो उस हिसाब से भी आपको याद रखना है। वाइल बीटा थैलेसेमिया कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन HBB एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। तो बीटा थैलेसेमिया यानी बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, वो कब इफेक्ट उसमें कब डिफेक्ट होगा, जब ये HBB जीन है उसमें म्यूटेशन होगा, क्योंकि दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो इस जीन में अगर कुछ खामी आ गई, कुछ म्यूटेशन हो गया जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, तो ये बीटा चेन नहीं बनेगी, जिसको बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया, ठीक है। सो द टाइप ऑफ थैलेसेमिया इज बेस्ड ऑन द विच चेन विल बी अफेक्टेड, ओके। सो दिस इज अबाउट थैलेसेमिया। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, और MCQ के लिए आपको ये सारे जीन्स एंड क्रोमोसोम वगैरह याद रखने, ठीक है। और एनीमिया इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जिस पर्सन को है उसको पहले होगा एनीमिया, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो नहीं बन रहे, तो हीमोग्लोबिन काउंट है वो बहुत ही कम आएगा उन पेशेंट में, ओके। तो ये था 6th डिसीज। नाउ द 7th, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसको शॉर्ट में CFP बोला जाता है। Now again, it is a genetic disorder, as every disorder is genetic, right? Which we are talking here.
people with CF, it means cystic fibrosis, have inherited 2 copies of the defective CF gene, one from each parent. What does it mean? सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के लिए क्या चाहिए? 2 डिफेक्टिव एलील्स चाहिए, एक से नहीं होगा, 2 होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, दिस CF जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7 विल बी म्यूटेटेड। तो ये जो CF जीन होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट है, यानी ऑटोसोम और रेसेसिव, क्योंकि दोनों एलील है वो डिफेक्टेड होने चाहिए तब ये डिसीज होता है। तो आपको ये एक्स्ट्रा है, तो MCQ रिलेटेड पॉइंट से वो याद रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए CF जीन में म्यूटेशन होता है, ये जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। अब इस डिसीज में होता क्या है, सिम्टम्स क्या है? सो दिस डिसऑर्डर कॉजेज सीवियर डैमेज टू द लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। स्पेशली लंग में होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है पर्सन को। क्यों? क्योंकि सिस्ट है ना, यानी कुछ लंप जैसा है वो फॉर्मेशन होता है, सेल मास है वो बन जाता है हमारी वेन्स में। तो ये क्या करेगा? एयर को पास होने से कुछ वहां पे रोकेगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्ट है उसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो स्पेशली लंग है वो उसमें अफेक्टेड होते हैं, बट अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, एज प्रॉपर ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी को नहीं मिलता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो दैट इज वाई बहुत सारे धीरे धीरे करके सारे ही ऑर्गन एंड सिस्टम है वो अफेक्टेड होते हैं, बट स्टार्ट होता है मोस्टली लंग से। सो लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बिकम क्लॉग्ड विथ थिक स्टिकी म्यूकस। तो इसमें क्या ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है? म्यूकस फॉर्म होता है, जैसे कि हमें कोल्ड में हो जाता है। सेम वे इसमें भी एक्सेस म्यूकस है वो बनता है, और जो क्या करेगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो वहां पे ट्रैक के अंदर है वो वहां पे जम जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कि होलो पार्ट होता है इन सारी ट्रैक का, वेन्स का, सबका, वो तो अभी म्यूकस ने फिल कर लिया, तो वहां पे एयर पसाज के लिए स्पेस ही नहीं रही। ठीक है, और वो क्लॉग कर देगा, है ना, ब्लॉक कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये सारी जो भी ट्रैक्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, ये म्यूकस है, क्योंकि वो वहां पे फिल हो जाते हैं। एंड इट अफेक्ट्स द सिक्रेटरी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग द स्वेट ग्लैंड्स ऑल्सो। इसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स वगैरह में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये म्यूकस ज्यादा बनता है, इतना ओवर एक्सेस में बनता है कि वो हर जगह पे जाके ये म्यूकस है वो कुछ ना कुछ डिफेक्ट है वो कॉज करेगा, चाहे वो ब्लड फ्लो के लिए हो या तो एयर पसाज के लिए हो। सो मोस्टली शुरू होता है एयर से, क्योंकि नेजल ग्लैंड्स के थ्रू ये एक्सेस म्यूकस है वो बनना स्टार्ट होता है, बट देन आफ्टर लंग तक पहुंच जाता है, एयर सैक है वो भी एयर की जगह पे ये म्यूकस से भर जाते हैं, तो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट इज हाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेटर ऑन अगर उसको जल्दी से जल्दी क्योर नहीं किया जाए, देन ये म्यूकस है वो पूरे बॉडी की सारी सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर? नाउ लास्ट डिसीज 8th वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अल्बिनिज्म। अगेन ये भी एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सो लेट्स quickly describe a defect in one of the several genes like OCA1 to OCA7, TYR, TYRP1, SLC45A2, etc. तो अल्बिनिज्म होने के लिए बहुत सारे जीन्स में डिफेक्ट होती है, इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये 1 to 7 यानी 7 जीन, 8, 9 एंड 10, टोटल 10 जीन्स है, उसमें डिफेक्ट कहीं ना कहीं होगी तो अल्बिनिज्म है वो देखने को मिलेगा। एंड दैट प्रोड्यूस मेलेनिन कॉजेस अल्बिनिज्म। ये जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेलेनिन बनाने के लिए। मेलेनिन क्या है? स्किन पिगमेंट है, हमारा स्किन कलर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सो ये मेलेनिन है वो नहीं बनता है ठीक से, जिसकी वजह से ये डिसीज हो जाता है अल्बिनिज्म। ये अल्बिनिज्म क्या है तो आपको पता ही होगा, व्हाइट पैचेस है वो स्किन पे देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा होगा जिनको अल्बिनिज्म हो। ठीक है, और ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी किसी ना किसी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को है या कुछ है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में आगे बढ़ता है। तो जिनको ये व्हाइट पैचेस है उनकी फैमिली हिस्ट्री होती क्योंकि ये इनहेरिटेड डिसीज है। इन दिस डिसऑर्डर मेलेनिन पिगमेंट प्रोडक्शन आइदर स्टॉप और प्रोड्यूस इन अ लिटिल अमाउंट। मेलेनिन बनता ही नहीं है, यानी स्किन का जो पिगमेंट होता है, स्किन का कलर है वो कलर ही नहीं होता, यानी पूरी व्हाइट स्किन होती है। तो नॉर्मल स्किन में बीच बीच में ये व्हाइट पैचेस है वो देखने को मिलते हैं। सो इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ द स्किन, हेयर एंड आईज। इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ स्किन में ही प्रॉब्लम होता है,
हेयर भी है वो ब्लैक की जगह पे व्हाइट हो जाते हैं, वो आईब्रोज के हो, आईलिड्स के हो, या तो हेयर है जो कि सिर के बाल है, सभी हैं वो उसके हेयर कलर भी व्हाइट हो जाता है। इनमें भी स्किन में तो पैचेस होते ही हैं, बट ये हेयर कलर भी व्हाइट हो जाता है। इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर ऑल्सो। अभी ये व्हाइट पैचेस है वो सिर्फ देखने में थोड़ा एबनॉर्मल लगता है, बट इन रियलिटी पर्सन को, इफेक्टेड इंडिविजुअल को कुछ तकलीफ नहीं होती है, कुछ बॉडी में डिफेक्ट कॉज नहीं करता है, बट एक चांस है स्किन कैंसर का। ठीक है, किसकी वजह से कभी कभी स्किन कैंसर भी हो जाता है, विच इज द सीवियर केस। अदरवाइज ये पैचेस है वो एज सच कुछ पेन या प्रॉब्लम नहीं देते हैं किसी भी पर्सन को, उसमें कुछ और डिफेक्ट नहीं होती है। मोस्ट टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस आर इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल रेसेसिव मैनर। तो ऑटोसोम्स हैं क्योंकि ये ऑटोसोम यानी 1 to 22 क्रोमोसोम नंबर है, क्योंकि बहुत सारे जीन्स है तो ये सारे ऑटोसोम्स पे ही प्रेजेंट है, यानी ऑटोसोमल डिसीज है। दूसरा रेसेसिव, यानी दोनों एलील है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डिफेक्टेड है देन एंड देन ओनली ये डिसीज होता है। सो इट इज अ रेयर, बट ये ज्यादातर देखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा ही होगा ऐसे पर्सन को, राइट। सो दिस इज द अल्बिनिज्म एंड हियर वी आर एंडिंग अवर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, यानी जो कि जीन पे बेस्ड थे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे। ठीक है, तो 8 हमने देखे, कुछ एक्स्ट्रा देखे, कुछ टेक्स्ट बुक की थियोरी भी हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड इट माइट बी अ लास्ट लेक्चर ऑफ योर 5th चैप्टर। तो देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तक हमने 8 डिसीज है वो कवर किए जो कि जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई जीन्स है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, इधर डिलीशन या कुछ भी, बट जीन्स में खामियां आती हैं उसकी वजह से डिसीज होते हैं, वो हमने देखे टोटल 8। ओके।